तो अभी तक हम लोगों ने जो भी एप्लीकेशन बनाया है एमवीसी के पैटर्न पे बनाया है, उसके अंदर हमारे कुछ लेयर होते थे। जैसे हमारा एक यूआई लेयर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी सर्विस लेयर होती थी, फिर हमारा एक डाउ लेयर होता था, ये सारे होते थे ना। देन हमारा डेटाबेस यहाँ पे होता था। तो ये सारे जो लेयर होते थे ये आपस में इंटरेक्ट करते थे एक दूसरे के साथ। जी सर। ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर से तो अवेयर हो ना कि या इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को। अवेयर है सर। ठीक है। तो यूआई लेयर का मीन्स मैं जावा क्लास की बात कर रहा हूँ, जो हम लोग कंट्रोलर अपने बनाते थे ना, यहाँ पे कंट्रोलर जो हम क्रिएट करते थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमने क्या किया, कंट्रोलर क्रिएट करते थे। ये सही से वर्क क्यों नहीं कर रहा है। सेकंड हम सर्विस बनाते थे और हम एक डाउ बनाते थे। यहाँ पे काम हमारा क्या होता था, बिजनेस के फॉर्म के थ्रू हमारा जो डेटा आ रहा है वो यूआई लेयर के पास आया, कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर उसको सर्विस पे पास करता था। तो सर्विस पे आने के बाद हम डेटा के साथ अगर किसी भी तरीके की लॉजिकल या बिजनेस रिलेटेड मैनिपुलेशन या कंडीशनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे मैनेज करना है, वो सारा करते थे। देन उसको डेटा एक्सेस लेयर डाउ पे पास करते थे। तो डाउ रिस्पॉन्सिबल होता था डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए। ठीक है। और ये ऑलवेज टू वे चलता था, ये हमेशा टू वे चलता था, कम्युनिकेट करता था कि भाई डेटा सेंड भी कर रहा है और डेटा रिसीव भी कर रहा है। तो इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट कराने के लिए, आपस में इन सारे लेयर्स को इंटरेक्ट कराने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते थे। जैसे हमारा कंट्रोलर है, एक यूज़र कंट्रोलर है, ठीक है। तो यूज़र कंट्रोलर का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, ये यूज़र कंट्रोलर का अगर ऑब्जेक्ट बनाना होता था तो कैसे बनाते थे, न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाते थे। तो कंट्रोलर का तो जनरली हम लोग कब ऑब्जेक्ट बनाए नहीं, कंट्रोलर के अंदर तो यूआरएल पैटर्न बनाते थे और उसको यूआई के अंदर एक्सेस करते थे उस यूआरएल पैटर्न से। बट कंट्रोलर से सर्विस की कनेक्टिविटी करने के लिए हमें सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था कंट्रोलर में। जैसे हमारी सर्विस है यूज़र सर्विस, और इसका ऑब्जेक्ट हमें चाहिए कहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए था अगर हमें कंट्रोलर के अंदर, तो कुछ इस तरीके से हम यूज़ करते थे, न्यू यूज़र सर्विस, ऐसे ही बनाते थे। तो इससे क्या होता जी था सर। कि यूज़र सर्विस के अंदर जो भी मेथड है या जो भी इंफॉर्मेशन है, इस यूज़र सर्विस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम उस मेथड को एक्सेस कर पाते थे। उसके अंदर डेटा पास करना है या उधर से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है या रिटर्न आ रहा है, उसको हम एक्सेस कर पाते थे अपने कंट्रोलर पे। सेम अप्रोच हम डाउ के लिए भी अप्लाई करते थे कि अगर डाउ लेयर का ऑब्जेक्ट हमें सर्विस में चाहिए या डाउ लेयर को अगर हमें सर्विस में एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते थे ना यहाँ पे, कि अगर हाँ हमें सर। डाउ का भी ऑब्जेक्ट चाहिए तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करके डाउ बनाते थे यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, बार बार हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, और जब भी रिक्वायरमेंट हो रही है तब हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ रहा है। हमारी जब भी रिक्वायरमेंट हो रही है उसको एक्सेस करने के लिए, तब हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ रहा है, फिर उसको एक्सेस कर रहे हैं।
तो ये मेमोरी में स्पेस अपना लेते जा रहा है। ठीक है, तो ये तो यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोचे तो इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन को यूज़र खुद से मैनेज कर रहा है। जो डेवलपर है या जो यूज़र है, यूज़र मीन्स जो डेवलपर की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए वो न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहा है और इसकी लाइफ साइकिल को वो खुद मैनेज कर रहा है। इसको क्रिएट करना है, क्लीन करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर कल के किसी तरीके के चेंजेस आती इस कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड, जो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बना रखा है, वाया कंस्ट्रक्टर ही इंजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर में किसी भी तरीके की अगर हमें चेंजेस करनी हुई तो क्या करना होगा, जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे हैं वहाँ वहाँ पे हमें चेंजेस करने पड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं टाइटली कपल। टाइटली कपल मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया है, अब इंडिविजुअल वो वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फिर दूसरी प्रॉब्लम की बात करें कि डेटाबेस के साथ हमें कनेक्टिविटी करनी है, तो उस केस में क्या करते थे कि हम मैनुअल अप्रोच अप्लाई करते थे और डेटाबेस को कनेक्ट करते थे। ड्राइवर मैनेजर के थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट करते थे, क्वेरीज को लिखते थे, है ना। ये सारी चीज़ें मैनुअल करने पड़ते थे। और भी बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी प्रोजेक्ट क्रिएशन के समय जो हमें करने पड़ते थे। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क इन्हीं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड पार्ट है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, वो सारी चीज़ों को हम स्प्रिंग के ऊपर छोड़ देते हैं, वो स्प्रिंग मैनेज करता है। और हम अपने बिजनेस पे फोकस करते हैं कि हमारी एक्चुअल में बिजनेस लॉजिक जो है उस पर हम फोकस करते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड पार्ट्स हैं लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया, डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गया, या प्रॉपर्टी फाइल लोडिंग हो गया, ये सारे जितने भी टास्क है ना, इन सारे टास्क के लिए हमने क्या किया कि स्प्रिंग के ऊपर छोड़ दिया। तो स्प्रिंग के बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनका हम यूज़ करके हर प्रॉब्लम्स को, बेसलाइन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात करें तो स्प्रिंग कोर के अंदर होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जो हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बार बार न्यू कीवर्ड से, ये हमें नहीं करनी पड़ेगी। हमारे पास एक हेडक बना रहेगा कि जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको यूज़ किया कि नहीं किया, उसको हमने नल डिक्लेयर किया कि नहीं किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया, ये मेमोरी में स्पेस भी लिया, अब जितने बार हम न्यू करेंगे उतनी बार वो मेमोरी में स्पेस लेते जाएगा ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहेगी। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ किया डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, स्प्रिंग का डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ किया जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन की पूरी लाइफ साइकिल को मैनेज करती है। लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएशन से लेके उसकी बीच के लाइफ साइकिल जितने भी हैं उसको होल्ड करता है और उसके डिस्ट्रॉय तक। ऑब्जेक्ट क्रिएशन से लेके ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय तक की पूरी लाइफ साइकिल को हमने स्प्रिंग के ऊपर छोड़ दिया, वो इंटरनली सारी चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, तो बेसिकली स्प्रिंग है क्या, स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है जिसका हम यूज़ करके हम लूज कपल इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। और स्प्रिंग के बहुत सारे फीचर्स और मॉड्यूल हैं जिसका हेल्प से हम लोग अपने एक्चुअल बिजनेस लॉजिक पे फोकस करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ों को हम स्प्रिंग पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ मेन फीचर्स की बात करें तो पहला हम बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, जिसको बोलते हैं आईओसी कंटेनर एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट के टर्म को बात करेंगे हम बीन। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम एज अ बीन बात करते हैं। तो जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसकी पूरी लाइफ साइकिल, ऑब्जेक्ट क्रिएशन से लेके उसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल की मैनेजमेंट से लेके उसके डिस्ट्रॉय होने तक की पूरी चीज़ें हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू आईओसी कंटेनर का यूज़ करके करते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो एक डिज़ाइन पैटर्न है। बेसिकली जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो क्या है, एक डिज़ाइन पैटर्न है। जैसे इसमें हम बात करें कि हमारा डेटा एक्सेस लेयर का ऑब्जेक्ट बन रहा है सर्विस के अंदर, सर्विस का ऑब्जेक्ट बन रहा है कंट्रोलर के अंदर, तो सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो रखे हैं।
जो तीनों लेयर है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो रखी है। अब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं तो भाई अगर हमने सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया और हमारा डाव के अंदर भी कुछ ऑपरेशन हो रखा है, ठीक है, कंट्रोलर के अंदर अगर कोई मेथड है और उस मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर्विस पे जाओ और सर्विस पे एक मेथड है उसको एक्सेस करो और वहाँ पे लॉजिक लिखी हुई है, उस लॉजिक को परफॉर्म करो, एग्जीक्यूट करो, बट उस लॉजिक के बीच में एक और ऑपरेशन हो रहा है कि डाव का ऑब्जेक्ट बना के उसको भी मैनेज कर रहा है। मतलब तीनों लेयर एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट, तीनों लेयर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं कि भाई जो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही बार में क्रिएट हो जाते हैं सारे, और उसका हमें जब यूज़ करना होता है तो उसको कॉन्टेक्स्ट से निकाल के यूज़ कर लेते हैं। जैसे इसके पहले हमने स्प्रिंग से पहले हम जब सर्वलेट कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने एक बताया था आप लोग को एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, वो सर्वर जैसे ही लोड होता है उस टाइम पे जो हम डेटा स्टोर करते हैं कॉन्टेक्स्ट में वो वहाँ पे स्टोर करके रख लेता है, और जब तक सर्वर की लाइफ साइकिल होती है, जब तक सर्वर चलते रहता है तब तक हम उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं कॉन्टेक्स्ट से। याद है कि भूल गए? जी सर। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट होता है जिसको हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। जो हमारी ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है, बीन क्रिएट होती है, वो IOC कंटेनर के हेल्प से वो इंटरनली कॉन्टेक्स्ट में रखता है और जब भी हमें ज़रूरत होती है निकाल के हमें दे देता है। मतलब कि हम न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, हम स्टार्टिंग में कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं और उस कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से क्या होता है, जैसे ही हम अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं ना, तो जितने भी क्लासेस होती हैं जिसकी ऑब्जेक्ट को हमें इंजेक्ट करने की ज़रूरत होती है वो सारे का ऑब्जेक्ट एक ही बार में क्रिएट हो जाता है। वो चलता है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न पे। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न समझते हो ना? आई गेस कोर जावा में पढ़ा होगा कि हर एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और उसी का रेफरेंस जहां भी जरूरत होगी पास हो जाएगा, ठीक है? यस सर। यस सर। तो हाँ। इसमें क्या हुआ, यूजर सर्विस को हमें अगर 10 जगह पे यूज करनी है तो पहले के पैटर्न पे क्या करते थे, 10 अलग अलग न्यू के हेल्प से हम ऑब्जेक्ट बनाते थे और उसको यूज करते थे, तो 10 जगह पे जाके मेमोरी में अलॉट करता था स्पेस। बट इसको प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किया स्प्रिंग ने कि भाई रन टाइम में ही इस सर्विस का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाल दिया। अब जहां भी रिक्वायरमेंट है वहीं से निकाल के दे दे रहा है, ठीक है? समझ में आया? जी यस सर। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, स्प्रिंग का एक फीचर है एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, EOP। तो इसके बारे में बस एक छोटा सा शॉर्ट मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि EOP जो होता है ना वो एक सेपरेटली रन करता है हमारी एप्लीकेशन में। जैसे कि एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, कंट्रोलर से वो गया सर्विस पे और सर्विस से जानी है डाव पे, ठीक। लेकिन हम चाहते हैं कि सर्विस से जब डाव पे जा रहा है ना तो बीच में उस प्रोग्राम को इंटरसेप्ट कर लें। उस प्रोग्राम को जो है वो जो एक्चुअल कॉल जा रही है सर्विस से डाव के बीच में, उसको हम इंटरसेप्ट कर ले और उसको बीच में जो भी मॉडिफिकेशन करना है, जो भी हमें अल्टरेशन करना है, वो हम अल्टरेशन करके वापस से उसको उस बिजनेस लॉजिक के बिहाफ पे रिटर्न कर दें, ठीक है। लाइक हाईजैकिंग बोल सकते हैं कि एक्चुअल पाथ पे जा रहा था बट बीच में हमने उसको कैच किया और कैच करके उसको मैनिपुलेट कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया। समझ रहे हो? एक्चुअल कॉल जा रही थी और बीच में हमने उसको क्या किया कि रोक लिया और रोक के उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना था वो करके फिर आगे पास कर दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लॉग मैनेज करते हैं, ये लॉगिंग में बताऊंगा आगे क्या होता है। लॉग हो गया, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ कंसर्न हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम EOP के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो और डिटेल में इसको समझेंगे। तो बेसिकली डिपेंडेंसी देखो, कोर का जो स्प्रिंग कोर का जो मेन फीचर होता है ना वो होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है।
और जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है वो दो तरीके से कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन। तो ये अभी जस्ट एग्जांपल एक देख लेते हैं और थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। तो मैं कोई बनी हुई प्रोग्राम है उसी में करता हूँ। जैसे ये बता रहा था ना एम्प्लॉय मैनेजमेंट, यहाँ पे मैं एक पैकेज बनाता हूँ मॉडल नाम से। देखो ये वर्क कैसे करता है। पहले पैकेज क्रिएट करते हैं, एक बनाता हूँ यूज़र, एक बनाते हैं एड्रेस से। अब एड्रेस क्लास के अंदर मैं कुछ फील्ड रख लेता हूँ, लाइक प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेट, प्राइवेट INT पिन कोड। ये 3 फील्ड रख लिया आपने। यूज़र में आते हैं। अब यूज़र में आते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग एज, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, और एक मैं बना देता हूँ प्राइवेट एड्रेस। तो पहले एड्रेस को देखते हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल तो बना दिया है, अब इसके अंदर डेटा जो हमें सेट करनी होगी वो कैसे करेंगे, वाया सेटर गेटर करते हैं। इसका सेटर गेटर क्रिएट करते हैं, पहले उससे समझते हैं। तो गेटर को मैं हटाता हूँ, एक सेकंड। फिलहाल तो डेटा ही सेट करना है ना, तो सेटर ही बनाते हैं बस। गेटर नहीं चाहिए अपने को, सेटर बस चाहिए। और यहाँ पे वही काम कर लेते हैं। तो अब देखो, जब एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस सिटी या स्टेट या पिन कोड के अंदर हम डेटा सेट करना होगा, तो कैसे करते हैं, वाया सेटर करते हैं। ये मेथड को जब कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, उसके बाद जो वैल्यू होगी यहाँ पे आ जाएगी, और ये वैल्यू असाइन हो जाती है इस वेरिएबल के अंदर जो क्लास लेवल बना के रखा है। ठीक है, ये सेटर के थ्रू हम कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा को सेट कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये हमारा जो वेरिएबल है इसके अंदर डेटा सेट करना है, तो क्या यूज़ कर रहे हैं हम, सेटर यूज़ कर रहे हैं। सेटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो पहले क्या होगा, जैसे ही एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डेटा सेट करेंगे, तो पहले ये जैसे जैसे हम कॉल करते जाएंगे सेटर को, वो वैसे वैसे उस सेटर के हेल्प से डेटा को सेट करते जाएगा। ठीक है, तो जस्ट यूज़र के अंदर आते हैं, वही काम यहाँ भी हो रहा है। पहले नेम सेट हुआ, फिर एज सेट हुआ, ईमेल सेट हुआ, और यहाँ पे देखो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का भी हमने ऑब्जेक्ट बना के रखा है जो एड्रेस टाइप का है। तो जब एड्रेस को हम इंजेक्ट करेंगे तो इसके मेंबर वेरिएबल भी तो आएंगे जो सेटर के हेल्प से हमने सेट किया हुआ है। तो लाइक जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं सेटर के हेल्प से, तो कुछ इसी तरीके से वो डेटा को सेट करता है कि क्लास लेवल जो वेरिएबल है उसके अंदर अगर हमें डेटा असाइन करना है तो क्या करेंगे, सेटर के हेल्प से कर सकते हैं। तो इसी पैटर्न को बोलते हैं सेटर बेस इंजेक्शन। ठीक है, और अगर इसे हमें कंस्ट्रक्टर बेस करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरे तरीके से भी तो डेटा सेट कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सेटर यूज़ करेंगे तभी होगा।
तो यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दूं, तो ये भी तो वही काम कर रहा है कि जब यूजर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी टाइम पे हम डेटा सेट कर दे रहे हैं। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर बेस इंजेक्शन। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम डेटा को सेट कर रहे हैं अपने वेरिएबल के अंदर, और इधर क्या कर रहे हैं, सेटर के हेल्प से कर रहे हैं। तो ये दो पैटर्न होते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर डेटा को इंजेक्ट करने के लिए। ये देखो एग्जांपल एक बताए हैं, बाकी कैसे ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करते हैं ना, वो जब प्रोजेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे अभी। ठीक है, तो मीन्स सर ये दोनों यूज कर सकते हैं, मतलब मीन्स अगर बिल्कुल कर सकते हैं। भाई डेटा अगर मुझे सेट करना है इस सिटी के अंदर, तो या तो हम इसको यूज कर ले जहाँ भी जरूरत है, या तो कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम यूज कर लें। कर सकते हैं ना दोनों तरीके से। मीन्स ऐसा रूल तो नहीं है ना सर कि वहाँ मतलब कंस्ट्रक्टर अपन किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर डेटा सेटर पर्टिकुलर चीज के लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, वो तो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है। अच्छा सर। रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हम चेंज कर देते हैं। जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है कंस्ट्रक्टर बेस करने की तो कंस्ट्रक्टर कर देते हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है सेटर से करने की सेटर कर देते हैं। तो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है प्रोजेक्ट की, उस हिसाब से हम चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो जब हम स्प्रिंग यूज़ करेंगे ना, तो बेसिकली हम मैनुअल बेस प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जब स्प्रिंग यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है मैनुअल। लाइक जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो दो तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे पहले क्लास में हमने देखा था। एक कॉन्फ़िगरेशन होती है XML बेस और दूसरी होती है एनोटेशन बेस। बट स्प्रिंग के अंदर हमें दो तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, वैसे ही XML बेस और एक मैनुअल क्लास बेस कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर स्प्रिंग के प्रोजेक्ट बनाने हैं तो वहाँ पे भी हमें कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी ही पड़ेगी। जितने भी हम क्लासेस बनाएंगे जिसको हम इंजेक्ट करना चाहते हैं, जिसके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं IOC के हेल्प से, डिपेंडेंसी के हेल्प से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन XML में करनी पड़ेगी, उसके मेथड्स की इंफॉर्मेशन वहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो ये ना जो पहले के एप्लीकेशन बनते थे उसमें मेनली ज़्यादा ये यूज़ होता था। हम लोग जो करेंगे, ये प्रोजेक्ट बनाएंगे ऑटो कॉन्फ़िगरेबल, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन को हमें करनी ही ना पड़े और ईजिली बस हम बिजनेस लॉजिक पे फोकस करें। भाई स्प्रिंग इंटरनल जो चीज़ें हैं, बेस लाइन की चीज़ें हैं, वो अपना मैनेज कर रहा है। हमने बस एक पैटर्न फॉलो किया और उसके बेस पे अपनी बिजनेस लॉजिक को लिखते चले गए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा स्प्रिंग बूट। तो बेसिकली स्प्रिंग बूट जो होता है, यहाँ पे देखोगे नीचे में मैंने दे रखा है वैसे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो स्प्रिंग बूट जो होता है ना, वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। मतलब कि जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन की सारी पार्ट्स को वो अपने पास टेक ओवर करके रख लेता है और सारी कॉन्फ़िगरेशन को वो खुद से हैंडल करता है। चाहे डेटाबेस कनेक्टिविटी हो, चाहे डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना हो, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करना हो, किसी भी तरीके की अगर कॉन्फ़िगरेशन है वो स्प्रिंग खुद से मैनेज कर लेता है। ठीक, दूसरा एक उसका मेन पॉपुलर फीचर है स्टार्टर डिपेंडेंसी। स्टार्टर डिपेंडेंसी में क्या मिलता है, एक बंच ऑफ मॉड्यूल मिल जाता है। स्प्रिंग को फ्रेमवर्क भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो पूरी की पूरी मॉड्यूल प्रोवाइड कर देता है और उस मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल फीचर्स होते हैं। जैसे हमने डाला स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, ठीक है, एक डिपेंडेंसी है जो हमने डाला स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। अब ये डिपेंडेंसी वो होती है जो हम pom.xml में डालते हैं ना, जार फाइल के अगेंस्ट में। याद है मैंने बताया था आप लोग को कि pom.xml जब क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम डालते हैं अपनी डिपेंडेंसी को। यस सर। तो ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डालते हैं ना, तो वेब से रिलेटेड जितने भी फीचर होते हैं ना, ये खुद से ही इंक्लूड कर देता है उस प्रोजेक्ट में और उससे रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन को खुद से मैनेज कर लेता है। तो वैसे ही स्टार्टर के बहुत सारे फीचर है, लाइक डेटा JPA है, स्टार्टर सिक्योरिटी है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स को दे रखा है स्प्रिंग बूट। तो हम सारी चीज़ें वन बाय वन देखेंगे।
सबसे मेन फीचर अगर बात करें तो यहाँ पे एक एम्बेडेड टॉमकेट हमें मिल जाता है। अगर एक अच्छे फीचर की बात करें तो अभी क्या हो रहा था कि इक्लिप्स के अंदर हमें टॉमकेट डालना पड़ता था और उस टॉमकेट में रन करना पड़ता था अपने एप्लीकेशन को या सर्वर जो भी हम यूज़ करें। स्प्रिंग बूट क्या करता है कि वो एम्बेडेड सर्वर दे देता है, लाइक टॉमकेट हो गया, जेटी हो गया, या जो भी हमें चाहिए होगा एम्बेडेड सर्वर देता है। बस हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं, वो इंटरनली सारी सर्वर से रिलेटेड लाइफ साइकिल भी खुद से मैनेज करता है। ठीक, सबसे पॉपुलर फीचर होता है यहाँ पे स्प्रिंग बूट एक्चुएटर। किसी भी एप्लीकेशन में उसकी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने के लिए, हेल्थ लाइक वो कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कितना सीपीयू ले रहा है, रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स आया, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को, लॉग्स को मैनेज करना ना बहुत टिपिकल हो जाता है। हमें मैनुअली टूल डालनी पड़ती, सारी करनी पड़ती है। बट स्प्रिंग बूट के अंदर एक डिपेंडेंसी डालने से हम ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस यस यस। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम स्प्रिंग की फिर से। तो स्प्रिंग के अंदर देखो कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक एक तो हमने बात किया स्प्रिंग कोर की, जो हमारा एक बेसलाइन की तरह होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, बेसलाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, सारी कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करता है स्प्रिंग कोर में ही। लाइक इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, जो एक पैटर्न है हमारे ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन से लेके उसके डिस्ट्रॉय तक की सारी चीज़ों को मैनेज करता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो एक डिज़ाइन पैटर्न है, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिज़ाइन पैटर्न है, उसको मैनेज करता है स्प्रिंग कोर में ही। फिर एक आता है कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वो भी स्प्रिंग कोर का ही एक फीचर है। तो ये सारे फीचर को हम प्रैक्टिकल बेसिस पे जब करते चलेंगे ना तो क्लियर होते जाएगा। थियोरेटिकल तो हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और वो हमारे दिमाग से वैनिश होते जाएगा, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती नहीं है और रियल इम्प्लीमेंटेशन पे ही चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक, तो ये तो हो गया स्प्रिंग कोर की बात। फिर दूसरी बात करते हैं एओपी, एक स्प्रिंग का ही ये फ्रेमवर्क है, मॉड्यूल है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो बीच में हम जो हमारा एक्चुअल पाथ चल रहा है उसको बीच में इंटरसेप्ट करके उसके अंदर हम कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज़ होता है सिक्योरिटी और लॉगिंग से रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके लिए। थर्ड हम बात करते हैं स्प्रिंग एमवीसी की। स्प्रिंग एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हो, मॉडल व्यू कंट्रोलर से व्यू मीन्स हो गया आपकी जो हम यूआई रिलेटेड जो भी चीज़ें बनाते थे, जैसे जेएसपी पे बना रहे हो या एचटीएमएल बना रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेम्पलेट भी मिल जाता है व्यू के लिए, जेएसपी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक थीम लीव की डिपेंडेंसी आती है, इसका यूज़ करके भी हम अपनी यूआई को क्रिएट कर सकते हैं। और कंट्रोलर वही ट्रेडिशनल जो हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैनेज करते थे पहले अपने सर्वलेट में, उसी के बिहाफ पे चलता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते थे एक्सएमएल के अंदर या एनोटेशन लगा के, वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको भी हम मैनेज कर पाते हैं एक एनोटेशन यूज़ करके @कंट्रोलर। ठीक, मॉडल से आप अवेयर हो, जो सेटर गेटर डेटा बनाते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपना कंट्रोलर से लेके यूआई सर्विस डाउ लेयर तक डेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, देन अगर हम बात करें डेटा एक्सेस लेयर की, अल्टीमेटली अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा यूआई से डेटा फिल होता है, वो कंट्रोलर पे आता है, फिर सर्विस पे बिजनेस परफॉर्म होने के बाद वो डाउ पे जाता है और डाउ जो है डेटाबेस में डालता है। तो अभी क्या करते थे, क्वेरीज लिखनी पड़ती थी, फिर कनेक्शन गेट करो, प्रिपेयर स्टेटमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, कनेक्शन क्लोज करो, तो ये सारे हेडेक्स बने रहते थे। तो उसके जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, स्प्रिंग जेडीबीसी। वो क्या करता है, सारी जो भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो खुद से मैनेज कर लेता है, वहाँ पे हमें बस बिजनेस अपनी परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, स्प्रिंग जेडीबीसी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एक फीचर आता है हमारा स्प्रिंग का ही है फ्रेमवर्क, स्प्रिंग सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी रिलेटेड, ऑथेंटिकेशन रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस है उसको स्प्रिंग सिक्योरिटी के हेल्प से मैनेज करते हैं।
लाइक ओ ऑथ हो गया, सिंगल साइन ऑन, आपने सुना होगा SSO। जैसे कहीं किसी साइट पे जाते हैं, बोलता है गूगल लॉगिन, तो एक बार उससे अपनी जीमेल से लॉगिन कर देते हैं तो वो इनेबल हो जाता है। ठीक है, तो OAuth2 के हेल्प से कर सकते हैं। JWT यूज़ कर सकते हैं, एक टोकन मैकेनिज्म है जावा वेब टोकन करके, रेस्ट API जब बनाएंगे। ठीक, फिर स्प्रिंग रेस्ट की बात करें तो हम अपनी रेस्ट API बनाते हैं जो जेसन बेस्ड डेटा को ट्रैवल करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में हमारे जेसन को लेके ट्रैवल करता है। ये लाइट वेट होता है और लूजली कपल होता है, किसी भी UI फ्रेमवर्क के साथ इजीली फिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग लाइफ साइकिल्स होते हैं, वो हम मैनेज करते हैं स्प्रिंग के हेल्प से। और स्प्रिंग क्लाउड होता है, अगर हमें क्लाउड प्रोग्रामिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं स्प्रिंग क्लाउड के हेल्प से। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स हैं, लाइक इंटीग्रेशन सपोर्ट, काफका हो गया, RabbitMQ हो गया, JMS हो गया। ये क्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो हमारे क्यू को मैनेज करता है। जैसे हम किसी को व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, सामने वाला जो रिसीवर है वो ऑफलाइन है, तो वो मैसेज कहीं तो पड़ा रहेगा, किसी और बंदे ने उसको मैसेज कर दिया रिसीवर को, तो जैसे ही रिसीवर ऑनलाइन होता है 1 by 1 उसके पास डेटा चले जाते हैं, तो वो क्या होता है, क्यू में मैनेज हो रहा है वन इंफॉर्मेशन, तो वो क्यू मैनेजमेंट होता है। तो इंटीग्रेशन सपोर्ट हमारी स्प्रिंग के हेल्प से करते हैं। सेकंड, शेड्यूलिंग को हम मैनेज कर सकते हैं स्प्रिंग के हेल्प से, कि हम अपने प्रोग्राम को भाई URL के थ्रू एक्सेस नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक डेट पे, स्पेसिफिक टाइम पे खुद से ही रन कर जाए, उसके लिए शेड्यूलर लगाते हैं। फिर स्प्रिंग बैच होता है, लार्ज स्केल डेटाबेस प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हैं स्प्रिंग को जो हम 1 by 1 देखेंगे। तो थियोरेटिकल बातें तो बहुत कर ली, अब चलते हैं हम लोग फोकस करते हैं अपने प्रोजेक्ट क्रिएशन पे। और पूरी की पूरी एप्लीकेशन हमारी एनोटेशन बेस होगी। ठीक है, तो एनोटेशन क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्प्रिंग जो है प्रीडिफाइंड एनोटेशन देता है, अगर हमें कुछ कस्टम एनोटेशन बनाने हैं तो वो भी बनाएंगे हम लोग अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। ठीक है, तो पूरी प्रोग्रामिंग हमारी एनोटेशन बेस होगी। और कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीज़ें हम XML कुछ नहीं करेंगे। आपको अगर XML रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, बट मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा क्योंकि जनरली अब वो यूज़ नहीं करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो वाया स्प्रिंग बूट हम लोग स्प्रिंग के प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे और सीधा रेस्ट सर्विस बनाते हुए चलेंगे, जहाँ पे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे और APIs क्रिएट करेंगे और डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो एक CRUD बनाते हैं एरेलिस्ट के हेल्प से और देखते हैं कैसे हमारा प्रोग्राम रन करता है और उसको कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्प्रिंग बूट का स्टार्ट spring.io। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले आप लोग का कुछ डाउट है या क्वेश्चन है तो पूछो। राहुल, अभिषेक? अभी तो नहीं। ठीक है, सर वो प्रोग्राम रन कर रहा था, रन नहीं हो रहा था। अभी रन होगा, कराते हैं उसको रन। ठीक है, वाइट लेबल, हाँ वाइट लेबल एरर आ रहा था ना, मतलब प्रोग्राम रन कर गया है। ठीक है, तो देखो अब स्प्रिंग बूट स्टार्टर जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे पास एक स्प्रिंग इनिशियलाइजर ओपन होगा जहाँ पे हमें कुछ फॉर्म दिख रहा है और इस फॉर्म को फिल करके हम अपनी प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक, तो लैंग्वेज में हम लोग चूज़ करेंगे जावा और बिल्ड टाइप में यूज़ करेंगे हम लोग मैवन। ठीक है, एक बिल्ड टाइप होता है ग्रेडल जिसको अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग मैवन पे ही फोकस करेंगे। स्प्रिंग बूट का हम लोग वर्जन यूज़ कर लेते हैं जो डिफ़ॉल्ट है सेलेक्टेड है। अब देखो स्प्रिंग बूट का और स्प्रिंग का वर्जन दोनों डिफरेंट होता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि स्प्रिंग का हमने ये स्प्रिंग बूट का ये वर्जन यूज़ किया तो स्प्रिंग का भी यही वर्जन होगा, नहीं। जो करंट में लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 6 चल रहा है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग बूट हम जब 3 यूज़ करेंगे तो वो इंटरनली सारी जो भी वर्जन से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो खुद से ही मैनेज कर लेगा अपने पेरेंट के बिहाफ पे।
ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने यूज़ किया ये स्प्रिंग बूट का वर्जन। अब ग्रुप का नाम दे देते हैं, हम एक ग्रुप डिफाइन करेंगे जिसके अंदर में हम अपनी प्रोजेक्ट को रखेंगे। तो बेसिकली ग्रुप में हम डाल देते हैं अपने बेस पैकेज को, तो com.g2it ecom ऐप, और आर्टिफैक्ट आईडी में हम वो नाम डालते हैं लाइक जब हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड बनता है ना, तो जो हमारी वॉर फाइल या जार फाइल जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ई कॉमर्स ऐप, और नेम में भी आप चाहो तो जो आपका आर्टिफैक्ट आईडी वही रहने दो, या चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी या रिक्वायरमेंट। यहाँ पे हम उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। ठीक है, और ये बेस पैकेज हम यहाँ पे एक डिफाइन करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट तो ये उठा ही लेता है, बट थोड़ा सा ये हमें ध्यान देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे पोस्टफिक्स में आर्टिफैक्ट का आईडी भी डाल देता है। ठीक, पैकेजिंग में हम लोग जार रखेंगे। देखो वॉर जब बनाते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, सर्वर पे रन करना पड़ता है, एक सर्वर पे रन करना पड़ेगा ना। बट ये क्या कर रहा है, ये इम्बेडेड टॉमकैट वगैरह यूज़ करेगा। वो सारी चीज़ें जब इंटरनल खुद से ही मैनेज कर रहा है तो एज ए जार इसको बनाते हैं और उसी पे यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कोई वेब एप्लीकेशन तो बना नहीं रहे हैं जिसकी कोई यूआई है उसको हमें मैनेज करना है, हम तो जस्ट अभी एपीआई वगैरह क्रिएट करेंगे। ठीक, तो एज ए जार बनाते हैं। जावा को वर्जन यहाँ से 17 सेलेक्ट कर लेते हैं, और अब हमें कुछ डिपेंडेंसी डालनी होगी। तो रेस्ट एपीआई बनाने के लिए हमें सबसे पहले डिपेंडेंसी चाहिए स्प्रिंग वेब की। स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी चाहिए, इसको सेलेक्ट करेंगे और जस्ट यहाँ से जनरेट कर लेंगे प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट हमारा डाउनलोड हो गया। अब लोकेशन पे चलते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करके हम अपने वर्क स्पेस में रख लेंगे। ये सारी चीज़ें देखो मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, फिर से बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक, तो इसको ले चलते हैं वर्क स्पेस में। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान दे दो, बाकी तो फिर दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए ना मैं एक नया वर्क स्पेस ही बना लेता हूँ स्प्रिंग का, या यहीं पे रख लूँ क्या, गेटवे टू आईटी में ही रखते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ई कॉमर्स है, तो ये हमने वर्क स्पेस एक बना के रखा है गेटवे टू आईटी, जहाँ पे मेरा सर्वर वगैरह कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि हमें सर्वर तो यूज़ करना नहीं है टॉमकैट वगैरह, तो उसको नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये सर्वर देखो यहाँ पे ब्लैंक है पूरा, इसको हटा भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसको अपने वर्क स्पेस के अंदर तो फोल्डर पे तो डाल दिया, बट उसको इक्लिप्स में कैसे लें। तो सबसे पहले तो हमने बनाया है जो प्रोजेक्ट वो मैवन बेस बनाया है, तो मैवन प्रोजेक्ट को इक्लिप्स में लाने के लिए फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे, और यहाँ से हम चूज़ करेंगे एग्जिस्टिंग मैवन प्रोजेक्ट अंडर द मैवन फोल्डर। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ से हम लोकेशन डिसाइड करके अपनी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट क्या था, ये ई कॉमर्स ऐप। सेलेक्ट फोल्डर, यहाँ देखो pom.xml भी आ गया है, फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे ना मैवन प्रोजेक्ट हमारा जो है वो बिल्ड हो रहा है। बिल्ड होने का पर्पस क्या है, जब हमने प्रोजेक्ट जनरेट किया तो उस टाइम पे हमें बस फोल्डर का स्ट्रक्चर मिला, और pom.xml के अंदर हमें एक डिपेंडेंसी मिली स्प्रिंग वेब की, बट उससे रिलेटेड सारे जार फाइल भी तो चाहिए। तो वही जार फाइल को वाया मैवन बिल्ड या मैवन इंस्टॉल हम लोग डाउनलोड करते हैं, क्योंकि उसके बिना हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं pom.xml। इस स्ट्रक्चर के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ, या फिर से बताने की ज़रूरत है तो बोलो, बता देते हैं। बता दीजिए। ठीक है,
तो देखो जब जैसे ही हमने प्रोजेक्ट को यहाँ पे यूज़ किया, इसको एक्सपैंड करेंगे तो कुछ हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पहला है SRC मेन जावा, SRC मेन रिसोर्स। तो ये दोनों है क्या? SRC मेन जावा के अंदर हम अपनी पैकेज क्रिएट करेंगे, क्लासेस बनाएंगे और अपनी जो भी जावा से रिलेटेड कोड लिखनी होगी ना, इसी के अंदर लिखेंगे, इसी स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो डिफ़ॉल्ट पैकेज मिल जाएगा, क्योंकि जब हम बूट का क्रिएट कर रहे थे, यहाँ देखो डिफ़ॉल्ट पैकेज है ना com.g2it ecom ऐप। तो जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, हमने यहाँ पे दे रखा था, देखो पैकेज का नाम, वही नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक खुद से क्रिएट हो जाएगा। अब हमें क्लास अगर इसके अंदर बनाना है तो इसके अंदर हम क्लास बना ले, या फिर अगर इसके अंदर सब पैकेज बनाने हैं, कोई नए पैकेज बनाने हैं, तो जस्ट इस पर राइट क्लिक करके हम नया पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हमको चाहिए एक कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर, तो यहाँ पे हमने एक नया पैकेज बना लिया। तो बेस पैकेज हमारा पहले से क्रिएटेड था, ये बन गया। SRC मेन रिसोर्स के अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी फाइल को रखते हैं। प्रॉपर्टी फाइल के अंदर हम अपनी मेटा डेटा इंफॉर्मेशन को रखते हैं जो हमारे स्प्रिंग को रिक्वायरमेंट होगी। जैसे जो एप्लीकेशन हमने बनाया ये डिफ़ॉल्ट 8080 पोर्ट पे चलेगा, ठीक है। जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट 8080 पोर्ट पे चलेगा। अगर हम चाहते हैं उस पोर्ट को चेंज करना तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ डाल सकते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो डेटाबेस की जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक उसका URL हो गया, डेटाबेस का नाम हो गया, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, तो वो सारी चीज़ें हम प्रॉपर्टी फाइल में रख सकते हैं। और भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी स्प्रिंग को रिक्वायरमेंट होगी वो हम प्रॉपर्टी फाइल में की वैल्यू के पेयर में स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी फाइल की इंफॉर्मेशन, ये दोनों प्रोजेक्ट फोल्डर की ज़रूरत नहीं है अभी, तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक। SRC टेस्ट जावा। अब देखो हर प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाओगे तो उस प्रोजेक्ट की टेस्ट केसेस लिखी जाती है। फंक्शनैलिटी टेस्टिंग होती है फर्स्ट लेवल, उसके बाद UI टेस्टिंग होती है कि भाई जो हमारी फंक्शनैलिटी वो टेस्ट हो, सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वो सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे हम लिखेंगे test.java के अंदर। तो टेस्ट केसेस को अभी इग्नोर करो, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जब टेस्ट केसेस पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे, ठीक है। जावा की जो भी लाइब्रेरी होगी इस स्ट्रक्चर के अंदर होगा और मैवन की लाइब्रेरी यहाँ पे होगा। क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक है। तो ये Yes, sir. SRC जो है बेसिकली जब हमारा ये कोड बाइनरी कन्वर्ट होगा तो इधर ही इंटर होते जाता है और टारगेट के अंदर हमारा बिल्ड आता है, ठीक। और ये जो है हमारे मैवन की कॉन्फ़िगरेशन है इंटरनल, वो यूज़ करता है स्प्रिंग बूट। तो इसको अगर देखना होगा तो देख सकते हो आप, ठीक है। फिर मेन हमारी जो फाइल होती है जो पूरे प्रोजेक्ट का एक तरीके से बेस बोल सकते हैं, pom.xml होता है, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट का वर्जन, उसका आर्टिफैक्ट नेम, उसकी कौन कौन सी मॉड्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से फीचर्स हमें यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें हम pom.xml के अंदर ही मैनेज करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे XML रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ देखो पेरेंट मिलेगा, ठीक है। ये पेरेंट है, क्या है, स्प्रिंग बूट का जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसका वर्जन है और यही सारी चीज़ों को हैंडल करेगा। इसी डिपेंडेंसी के हेल्प से जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए यही सारी हैंडल करेगा, एज अ पेरेंट ट्रीट करेगा ये खुद को, ठीक। ग्रुप ID जो हमने डाला था, आर्टिफैक्ट ID जिससे हमारी बिल्ड बनेगी, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट की वर्जन है। अगर हमारा एक एप्लीकेशन है उसमें मल्टीपल वर्जन रिलीज़ कर रहे हैं तो वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक। प्रोजेक्ट का नाम हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको जैसे लाइसेंस या डेवलपर इन्फॉर्मेशन या कुछ लिखना है तो इस टैग का यूज़ करके लिख सकते हैं, ठीक। तो मैं हटा देता हूँ, मेरे केस में है नहीं। जावा का जो वर्जन यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जैसे अभी 17 यूज़ कर रहे हैं, आपको वर्जन अगर चेंज करना है यहाँ पे आप अगर डाल के बिल्ड कर दोगे तो वो वर्जन पे प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
डिपेंडेंसीज के अंदर इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होगी, ये क्लोजिंग है ये ओपनिंग है, इसी के अंदर हम मल्टीपल डिपेंडेंसी ऐड करेंगे जस्ट लाइक एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिपेंडेंसी इंक्लूड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक स्प्रिंग वेब का मैंने ऐड किया, साथ ही साथ स्प्रिंग स्टार्ट टेस्ट का मुझे साथ में ही वो मिल गया, बट इसको हम अभी यूज़ नहीं करेंगे तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, बट रहने देते हैं, हम मेनली इसी के फीचर्स को यूज़ करेंगे। ठीक, यहाँ पे आप देखो प्लगइन्स बिल्ड जो बनेगा उसकी प्लगइन्स डाल के रखा हुआ है स्प्रिंग बूट मैवन प्लगइन जो बिल्ड लाइफ साइकिल को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो बिल्ड होता क्या है? बिल्ड हम जो क्लासेस लिखते हैं ना, तो वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन को तो सर्वर पे डाल के नहीं चला देंगे, उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे और उस बाइनरी कोड को सर्वर पे एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो वो बिल्ड वगैरह बनाना, उसको सर्वर पे डालना, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो सबसे पहले एक क्रड बनाते हैं और एपीआई के थ्रू एक क्रड बनाते हैं और कुछ एपीआई क्रिएट करते हैं। मैंने इंस्टॉल करता हूँ, तो मैंने इंस्टॉल चलाते हैं ना, तो वो क्या करता है कि प्रीवियस जो भी डिपेंडेंसी डाउनलोड करके रखता है उसको डिलीट करता है और नई डिपेंडेंसी डाल देता है। रीज़न कि अगर हमने कुछ वर्जन चेंज किया या कोई डिपेंडेंसी को डिलीट कर दिया तो वो सारी चीज़ों को यहाँ से मैनेज हो जाएगा। बिल्ड सक्सेस मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी तरीके की इशू नहीं है। अगर बिल्ड यहाँ पे फेलियर करके मैसेज आ रहा है रेड कलर में, मतलब आपके प्रोजेक्ट में कोई इशू है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब जो एक्सटर्नल जार और लाइब्रेरी यूज़ हो रही है वो कहाँ पे है? तो मैवन डिपेंडेंसी में आओगे तो कोई इतनी सारी है, देख रहे हो। हमने क्या डाला है? एक वेब का डाला है, टेस्ट का डिफ़ॉल्ट आया है, बट ये खुद से ही सारी चीज़ें यहाँ पे डाल के रखा है। टॉमकैट है, वेब एमबीसी है, वेब है, टेस्ट है ना, स्प्रिंग कोर है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट है, ये सारी खुद से जार डाल के रखा हुआ है। तो अब जानते ही हो, जैसे ही हम जार डालते हैं उसके फीचर्स को हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एक कंट्रोलर बनाते हैं। यहाँ से मैं करता हूँ न्यू क्लास। क्लास का मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, अब ये कंट्रोलर तो बन गया, इसको यूज़ कैसे करेंगे? एक क्लास तो हमने बना दिया, इसको यूज़ कैसे करेंगे? सबसे बड़ा सवाल कि इस प्रोजेक्ट को रन कैसे करेंगे। चलो अभी क्लास हम मान लो कि लेट सपोज हमने नहीं बनाया है, प्रोजेक्ट को रन करके तो टेस्ट कर ले कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं। बिल्ड तो बन गया, तो रन करने के लिए जैसे ही हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ना, हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट क्लास क्रिएट होकर मिल जाती है हमारे एप्लीकेशन के नेम पे, ई कॉमर्स ऐप एप्लीकेशन। इसको ओपन करोगे ना तो यहाँ पे एक सिंपल क्लास है और मेन मेथड लिख के रखा हुआ है, जहाँ पे यूज़ हो रहा है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये क्या करता है कि ये कॉन्टेक्स्ट लेवल पे सारी कॉन्फ़िगरेशन को लोड करता है प्रोजेक्ट को, और यही हमारे एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यही हमारे एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर इस लाइन को कमेंट कर दोगे तो एप्लीकेशन हमारा नहीं चलेगा। ठीक, तो इसको रन करने के लिए क्या करना होगा? इस क्लास को हमें रन करना होगा। तो यहाँ से रन एज जावा एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन किया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट हमारा किस पे चला? टॉमकैट 8080 पे। तो इस पोर्ट को अगर एक्सेस करोगे यहाँ ब्राउज़र पे आके, लोकल होस्ट 8080 हिट करते हैं तो देखो वाइट लेबल एरर आया। वाइट लेबल एरर पेज मतलब क्या है कि कोई पेज फाउंड नहीं हो रहा है इस एप्लीकेशन में, बट एप्लीकेशन हमारी चल रही है। भाई हमने कोई ना ही यूआई का पेज बनाया है, ना ही कोई ऐसी पेज बनाई है जो डेटा को रिटर्न कर रहा है। तो ऐसा तो कोई पेज हमने बनाया नहीं है जिसको हम एक्सेस कर सकें। जैसे हम सर्वलेट क्रिएट करते थे तो दो तरीके से बनता था ना, एक हमारा बनता था जो डेटा के साथ साथ यूआई को भी रिटर्न करता था, जिसको बोलते थे डेटा विथ व्यू। डेटा के साथ साथ यूआई भी रिटर्न करता था। दूसरा हम एक कंट्रोलर बनाते थे एजेक्स कंट्रोलर, जो हम चाहे तो डेटा के साथ यूआई ले या फिर सिंपली हम डेटा को ही रिटर्न कर दें। और वो क्या डेटा रिटर्न करता था? जेसन बेस हमें डेटा देता था जिसको हम आइटरेट कर पाते थे। लेकिन कितने सारे कोड लिखने पड़ते थे हमें एजेक्स के अंदर,
सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, कोड को लिखना पड़ता था, एजेक्स कंट्रोलर बनाने के लिए कोड लिखना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्प्रिंग में बनाएंगे एप्लीकेशन अपनी। ठीक, तो हमारी एप्लीकेशन तो रन हो गई, बट ब्राउज़र पे कोई भी डेटा नहीं मिला। ठीक, तो चलो उसको डेटा भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्लास का मतलब समझ में आया? ये क्लास हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और कॉन्फ़िगरेशन होगी इस प्रोजेक्ट की, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर्टीज़ होंगी कॉन्टेक्स्ट में लोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की हो जाती है। ठीक है, ये इंटरनली बहुत सारे एनोटेशन को, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है इंटरनली। आप देखोगे खोल के तो देखो यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहा है, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहा है, कंपोनेंट स्कैन यूज़ कर रहा है। कंपोनेंट स्कैन मतलब पैकेज के अंदर जाओ, सारे क्लासेस को लोड करो, उसके बीन बनाओ, मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करो कॉन्टेक्स्ट में। तो वो सारी चीज़ें इंटरनल इस एनोटेशन की हेल्प से हम कर रहे हैं। ठीक, तो हमने जो कंट्रोलर Yes, sir. हाँ कंट्रोलर क्लास बनाया है, इसके अंदर कुछ मेथड्स क्रिएट करते हैं। अभी पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूज़र, और ये फिलहाल एक बनाता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ से देखो मेथड का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ से एक रिटर्न करा देते हैं, एक मैसेज कराते हैं। अभी डेटा मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा। यूज़र फाउंड, ठीक है। अब देखो ये क्लास बन गया, ये मेथड भी बन गया, बट इसको एक्सेस कैसे करेंगे? स्प्रिंग को कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो क्लास है ये क्या कर रहा है, इस क्लास का यूज़ क्या है, इसके अंदर जो मेथड है इसका यूज़ क्या है, इसका टाइप क्या है। जैसे हम लोग सर्वलेट क्रिएट करते थे, वहाँ पे बताते थे ना सर्वलेट के अंदर कि भाई ये एक सर्वलेट है, उसमें एक्सटेंड करते थे HTTP सर्वलेट को, फिर ऊपर एनोटेशन लगा के उसका एक URL बनाते थे वेब सर्वलेट यूज़ करके, फिर अंदर में जो मेथड बनाते थे डू पोस्ट डू गेट, वो एक तरीके से टाइप को डिफाइन करता था। तो वो सारी चीज़ें भी तो यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि ये क्लास क्या करेगा, इसका जो मेथड है उसका टाइप क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली जब क्लास का अगर हमें टाइप बताना है, तो जैसे ये हमारा क्लास है, ये क्या करेगा कि ये एक कंट्रोलर हम बना रहे हैं जो डेटा को रिटर्न करेगा। किस तरीके के डेटा? जेसन डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है, जेसन डेटा रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे @REST कंट्रोलर, ठीक है। तो @REST कंट्रोलर जैसे ही यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इंटरनल एक कंट्रोलर की तरह बिहेव करने लगेगा। इंटरनली ये वही काम करता है जो HTTP सर्वलेट एक्सटेंड करके करते हैं, बट वहाँ पे हमें सब कुछ मैनुअल लिखना पड़ता था, या लिखने की ज़रूरत नहीं है। एनोटेशन हमने यूज़ किया और वो इंटरनल सारी कुछ मैनेज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमें डेटा के साथ व्यू भी चाहिए होता है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं @कंट्रोलर, ना कि रेस्ट कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है? डेटा के साथ साथ व्यू को भी रिटर्न करता है, बट अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? डेटा रिटर्न कराने की। तो डेटा के साथ व्यू हम रिटर्न कराएंगे स्प्रिंग MVC के सेक्शन में। तो अभी बनाते हैं रेस्ट कंट्रोलर। अब ये हमारा कंट्रोलर बन गया। अब इस क्लास का कोई URL भी तो हमें देना पड़ेगा भाई। इस क्लास को कैसे एक्सेस करेंगे? क्लास का कोई URL तो होना चाहिए ना। हर एक क्लास की इंडिविजुअल एक सिग्नेचर होगी, तभी ना हम उसको एक्सेस करेंगे। हम डायरेक्ट इस नाम को पास कर देंगे तो थोड़ी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे इसके लिए @request mapping एनोटेशन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम पास कर देंगे डबल कोट्स में अपनी URL को /user। जो भी आपको देना है आप यहाँ पे नाम दे दो। अगर आपको 2 लेयर बनाना है यहाँ पे तो 2 लेयर बना दो, गेट बना दो। तो जो भी URL बनाओगे इसी URL से हमारा ये क्लास एक्सेस होगा, ठीक। तो फिलहाल मैं बनाता हूँ यूज़र। तो ये दोनों एनोटेशन हमने यूज़ किया। पहला तो यूज़ किया हमने कंट्रोलर को एज अ रेस्ट कंट्रोलर ट्रीट करने के लिए। सेकंड हमने यूज़ किया रिक्वेस्ट मैपिंग, जो हमारी
कंट्रोलर की एक यूआरएल लाइक एलियास प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने क्लास को एक्सेस कर सके क्लाइंट एंड पे या HTML के अंदर या ब्राउज़र से या जहाँ से भी करना हो। और ये दोनों एनोटेशन कहाँ मिल रहा है हमें, देखोगे यहाँ पे तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के वेब डिपेंडेंसी के अंदर है दोनों। जो हमने वेब की डिपेंडेंसी डाली है ना स्टार्टर वेब, उसके अंदर ये दोनों डिपेंडेंट एनोटेशन हमें मिल रही है। ठीक, तो ये क्लास तो हमने क्लास लेवल तो मैनेज कर दिया। अब ये मेथड का भी तो टाइप बताना होगा कि भाई ये मेथड क्या है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है। तो फिलहाल तो मैं इसको बनाता हूँ गेट। तो उसके लिए यूज़ करेंगे गेट मैपिंग। गेट मैपिंग तो इससे क्या हुआ, ये हमारा जो मेथड है ना ये गेट टाइप का हो गया और ये भी वेब की डिपेंडेंसी ही यूज़ कर रहा है। ये जो एनोटेशन है वेब डिपेंडेंसी के अंदर ही आता है। तो हमारा ये जो क्लास था ये रेस्ट कंट्रोलर हो गया, डेटा रिटर्न करेगा जेसन में। और यहाँ पे हमने एक यूआरएल बाइंड कर दिया इस कंट्रोलर का रिक्वेस्ट मैपिंग से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने मेथड का टाइप दे दिया। ठीक, कोई हमें HTTP सर्वलेट एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं हुई, ना ही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ा, वो सारा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही कोई लॉजिक लिखने की ज़रूरत पड़ी। जस्ट सिंपल हमने मेथड क्रिएट किया और एनोटेशन लगा दिया। ठीक है, तो इसको रीस्टार्ट करते हैं। ये हमारा चल रहा है 8080 पे। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो देखो वाइट लेबल एरर है। अब देखो क्लास पे हमने एनोटेशन लगा रखा है, ये इसको एक्सेस करते हैं स्लैश क्या है हमारा यूज़र। तो जैसे यूज़र किया तो यहाँ पे जो भी हमने मैसेज रिटर्न कराया था वो मैसेज हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैसेज हमने रिटर्न कराया था मेथड से वो मैसेज हमें मिल गया। तो अब चलो इसको क्या करते हैं, हम लोग 4 मेथड बनाते हैं। पहला तो हमने बना दिया गेट जो यूज़र को रिटर्न करेगा। दूसरा मैं बनाता हूँ, अच्छा मेथड बनाने से पहले एक मॉडल बना लेते हैं ना जो डेटा को सेट और गेट करेगा। तो पैकेज बनाता हूँ डॉट मॉडल और एक पैकेज बना लेता हूँ मैं सर्विस का भी। पैकेज बनाया यहाँ पे सर्विस, जिसमें हम थोड़ा सा ना ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी देख लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ यूज़र सर्विस और इस क्लास के अंदर मैं कुछ मेथड बनाता हूँ पब्लिक मॉडल तो क्रिएट ही नहीं किया ना, मॉडल भी तो बना ले। मॉडल के अंदर न्यू क्लास, यहाँ पे मॉडल बनाना है मेरे को यूज़र नाम का और यहाँ पे कुछ फील्ड्स रख लेते हैं लाइक प्राइवेट स्ट्रिंग नेम प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल आईडी प्राइवेट लॉन्ग मोबाइल नंबर प्राइवेट INTH ये मैंने रखा और इसका सेटर गेटर बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे वही काम करेंगे जो हमने सर्वलेट पे क्या थे एरे लिस्ट में डेटा के साथ क्रड करते थे, याद है कि भूल गए? याद है सर। हाँ, तो बिल्कुल वही काम देखो करेंगे, लेकिन कितने कोड लिखने पड़ेंगे वो देखो बस। तो हमने क्या किया, मॉडल बनाया। ठीक, मॉडल को बंद करता हूँ। अब सर्विस में सबसे पहले मैं ना एरे लिस्ट बना लेता हूँ ग्लोबल लिस्ट ऑफ यूज़र और यहाँ पे मैं यूज़र लिस्ट बना लेता हूँ यूज़र लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। इसको इंपोर्ट करना होगा ना, यूज़र का पैकेज हमने दे दिया। ठीक है, तो सारा कुछ इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे 4 मेथड बनाते हैं। पब्लिक पहला क्या करेगा, लिस्ट ऑफ यूज़र को रिटर्न कर देगा, ये जो भी डेटा रहेगा। तो इसका टाइप दे देते हैं लिस्ट ऑफ यूज़र
फाइंड ऑल यूज़र, ठीक है। ये जस्ट सिंपल इसी को रिटर्न करा देते हैं यहाँ से, रिटर्न। दूसरा मैं बनाता हूँ सेव करने का, पब्लिक, जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड सेव यूज़र, और आर्गुमेंट क्या पास कर देंगे, यूज़र का ही, यूज़र। और यहाँ पे मैं सेव इसमें ऐड कर देता हूँ। इंटरफेस पढ़ा था? जी सर। इंटरफेस पढ़ा हुआ है? हाँ सर। ठीक है, तो हम ये क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट इंजेक्शन करेंगे अभी। तो मैं एक नया इंटरफेस बना लेता हूँ यहाँ पे, इसका नाम दे देता हूँ आई यूज़र सर्विस, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। अमित सर ने आई गेस ये कराया होगा आप लोग को। अब ये मेथड को हम लोग डिक्लेयर करेंगे कहाँ पे, इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर करेंगे, तभी तो हम यूज़ कर पाएंगे। यस सर। तो यहाँ से मैं क्रिएट कर देता हूँ इंटरफेस में, इसको भी कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट तो होता ही है पब्लिक, बट लिख देते हैं, कितना टाइम लगता है। हाँ, तो मैंने देखो दो मेथड बनाया है, एक क्या बनाया है जो फेच करेगा, और एक क्या करेगा, सेव करेगा, ठीक। और हम ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट करेंगे इसका नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इंटरफेस को इंजेक्ट करके हम एक्सेस करेंगे। अब ये जो क्लास है ना, ये क्या कर रहा है, सर्विस बना रहे हैं, तो यहाँ पे एनोटेशन हमें यूज़ करना होगा, @सर्विस एनोटेशन देना होगा। हमें स्प्रिंग को बताना पड़ता है कि भैया ये क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तभी वो रन टाइम में सारे को इंजेक्ट करके डिपेंडेंसी सबकी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर लोड करता है, ठीक है। तो ये सर्विस हो गया। कंट्रोलर के अंदर आते हैं, यहाँ भी दो मेथड बना लेते हैं। तो गेट वाला है जो, ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ यूज़र को रिटर्न करेगा, और यहाँ से हम सर्विस को कॉल करेंगे और उसी को रिटर्न करा देंगे। तो देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे इंटरफेस का, ये देखना। यहाँ पे बनाता हूँ प्राइवेट, क्योंकि उसका स्कोप यहीं पे रहेगा। नाम क्या था इंटरफेस का, आई यूज़र सर्विस, और हम दे देते हैं यहाँ पे उसका नाम एक ऑब्जेक्ट का, यूज़र सर्विस। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए @AutoWire का यूज़ करेंगे। ये क्या करता है कि कॉन्टेक्स्ट से जाके इसका ऑब्जेक्ट लेते आएगा यूज़र सर्विस का। जैसे ही हमने ये एनोटेशन लगाया, ये सर्विस एनोटेशन लगाया, तो स्प्रिंग का जब एप्लीकेशन लोड हुआ ना, उसी टाइम पे वो चेक किया कि कहाँ कहाँ पे एनोटेशन यूज़ हो रखा है। सर्विस हो गया, या रेस्ट कंट्रोलर हो गया, या जो भी एनोटेशन उसको रिक्वायर्ड है बीन क्रिएट करने के लिए, उन सारे क्लासेस की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में डाल देता है, ठीक है। और यहाँ पे हम AutoWire का यूज़ करके हम उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पाते हैं, ठीक। तो यहाँ से यूज़र सर्विस का ऑब्जेक्ट मिला, डॉट, मेथड का नाम था फाइंड ऑल यूज़र, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ रिटर्न, इसको करा देता हूँ रिटर्न, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक सेव के लिए भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो सेव जब भी यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट मैपिंग। देखो गेट टाइप के लिए गेट मैपिंग, पोस्ट के लिए पोस्ट मैपिंग, डिलीट मैपिंग और पुट मैपिंग होगा, ठीक। यहाँ से हम स्ट्रिंग एक रिटर्न कराते हैं। स्ट्रिंग क्यों रिटर्न कराते हैं, प्रॉपर मैसेज दे देंगे, डिटेल सेव सक्सेसफुली, यहाँ पे यूज़र डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक। अब जो आर्गुमेंट होगा वो कैसे गेट करेंगे, हम पुराने प्रोजेक्ट में क्या करते थे कि रिक्वेस्ट के अंदर आता था, उसको फिर निकालते थे एक एक को, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर,
की का नाम पास करते थे, फिर उसको वेरिएबल में असाइन या मॉडल में असाइन करते थे, फिर दूसरे को निकाल कर मॉडल में असाइन करते थे। बट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एनोटेशन यूज़ करना है। रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन यूज़ करेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर देंगे यूज़र का। अब देखो ये करेगा क्या, रिक्वेस्ट बॉडी इस यूज़र जो हमने मॉडल बनाया हुआ है इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल है ना हमारा, नेम हो गया, बाकी कहाँ गया यार, ये नीचे चला गया, इसको ऊपर रखें, ठीक है। ये तो 4 वेरिएबल जो हैं हमारे, इन चारों के अंदर हमें डेटा सेट करना है। अब मैनुअल हम करते ना, रिक्वेस्ट से निकालते थे फिर सेट करते थे, वो सारा ख़त्म हो गया प्रॉब्लम। यहाँ पे एनोटेशन यूज़ किया, सीधे सीधे क्लास का नाम पास कर दिया। अब बाइंड कैसे करेगा, तो उधर से जो डेटा भेजेंगे ना, जो ये नाम रखा हुआ है वेरिएबल का, इसको एज अ की बना के भेजेंगे। कैसे भेजते हैं वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इसको सेव करते हैं, यहाँ से ये करूँ, यूजर सर्विस डॉट मेथड का नाम था सेव, प्रोजेक्ट रेडी, प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो चुका है, सेव और फेच का काम हो चुका है। तो अब डिटेल्स आएगा, इसके अंदर ऑटोमेटिक मैप कर देगा और इसको लिस्ट के अंदर सेव कर देगा, और अगर गेट का यूज़ करेंगे तो वो यहाँ से रिटर्न कर देगा। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं एक टूल यूज़ करता हूँ, इंसोमनिया, आप लोग को बता दूंगा वो साथ ही साथ। तो इंसोमनिया टूल पे चलते हैं। ये एक तरीके से ना यूआई क्लाइंट है, सॉरी एपीआई क्लाइंट है, क्योंकि हमने तो यहाँ कोई फॉर्म बना के रखा नहीं है HTML का, जो हम फॉर्म को फिल करें, फिर डिटेल को हम भरे, फिर उसके बाद वो सबमिट करें तब आए। भाई हमें कुछ तो चाहिए ना टेस्ट करने के लिए, हम तो बैकएंड लिख रहे हैं, तो हम क्यों जाएंगे HTML पेज बना के टेस्ट करने के लिए, हमें कुछ तो चाहिए। तो उसके लिए हम API क्लाइंट यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पॉपुलर है वो देखो यही यूज़ होता है, एक पोस्टमैन यूज़ होता है, एक इंसोमनिया होता है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं। तो मैं तो दोनों यूज़ करता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे ये ईजी लगता है इंसोमनिया, इस वजह से इसको बताता हूँ। पोस्टमैन भी मैं बता दूँगा, ठीक है। तो इंसोमनिया टूल हम इंस्टॉल करेंगे जब अपने सिस्टम में, तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी आपको, ये तो मेरा बना हुआ वर्क स्पेस है। होम पे आओगे ना, तो यहाँ पे क्रिएट कर लेना नया, लोग को क्रिएट करते हैं पहले। एक प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ यहाँ से, आप लोग का है G2IT नाम से, यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट बनाया, क्रिएट किया, ठीक। अब ये G2IT प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मैं सारी चीज़ें करूँगा। एक सेकेंड, इसके अंदर मेरे को कलेक्शन बनाना होंगे ना, तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इंपोर्ट रिक्वेस्ट कलेक्शन, यहाँ कलेक्शन का नाम दे देता हूँ। इस क्या बना रहे थे, ई कॉम, ठीक है। तो ये कलेक्शन जैसे ही आप क्रिएट करोगे ना, यहाँ देखो आओ प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए यहाँ से, ठीक। प्रोजेक्ट के अंदर आए, ई कॉम कलेक्शन एक बना लिया हमने, इधर से प्लस पे क्लिक करके। इसका एक सेपरेट क्लास भी कहोगे तो मैं ले लूँगा, फिलहाल के लिए भी टेस्ट करते हैं API। इस कलेक्शन के अंदर आते हैं, हम रिक्वेस्ट कुछ क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आया HTTP रिक्वेस्ट होगी हमारी, HTTP रिक्वेस्ट ही होगी ना। तो यहाँ पे इसको रीनेम मैं कर देता हूँ पहले, ये इसको करता हूँ मैं सेव यूज़र। इसका टाइप क्या होगा, पोस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम URL पास कर देंगे। URL क्या है हमारा, HTTP लोकल होस्ट 8080/user, HTTP ://लोकल होस्ट 8080/user, ये URL है। टाइप अगर हमने पोस्ट दिया तो कौन से मेथड को कॉल करेगा, ये पोस्ट वाले को कॉल करेगा। अब हमें डेटा सेट करना है, और वो डेटा क्या होगा, बॉडी में जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट बॉडी कर रहा है, रिक्वेस्ट बॉडी कर रहा है, मतलब हमें डेटा को बॉडी में सेट करना है। तो बॉडी में कैसे सेट करेंगे, और जेसन टाइप का डेटा भेजना है। तो यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे बॉडी के,
और यहाँ से चूज़ कर लो जेसन बॉडी। ठीक, यहाँ क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट। मैंने जेसन बताया था ना की वैल्यू के पेयर में डेटा रखना, तो पहला की दे दिया नेम कोलन, यहाँ पे मैं नाम पास कर देता हूँ राहुल, कॉमा दूसरी वेरिएबल क्या थी हमारी यूज़र के अंदर, ये मैच होना चाहिए, अदरवाइज वो डेटा को मैप नहीं करेगा। तो की का नाम हमेशा वेरिएबल से मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल आईडी मैं दे देता हूँ यहाँ पे rahul@gmail.com। फिर क्या था, मोबाइल नंबर था, तो मोबाइल नंबर हमारा लॉन्ग टाइप का है तो उसको ऐसे ही पास कर देते हैं। ठीक है, देन हमारे पास लास्ट में था एज भी हमारा INT था, तो जस्ट 24 पास किया। ठीक, अब ये हमारा रिक्वेस्ट बन गया। अगर ये टूल हमारे पास नहीं होता तो HTML का फॉर्म क्रिएट करते, फिर उसके अंदर फील्ड्स बनाते, वेरिएबल के अकॉर्डिंग मैपिंग करते, फिर फॉर्म सबमिट करते, तब आता कॉल। तो ये सारी चीज़ों से तो हम बच गए। यहाँ पे हमारे पास API क्लाइंट था, उसका यूज़ कर लिया भाई, URL पास किया, मेथड का टाइप दिया और डेटा हमने पास कर दिया यहाँ पे। ठीक, अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ डिबग मोड में। यहाँ पे मैं लगाता हूँ डिबग पॉइंट, और इसको करता हूँ डिबग मोड में स्टार्ट। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो गया, टॉमकैट हमारा 8080 पे। अब इसको हिट करते हैं URL को, यहाँ से जैसे ही सेंड करेंगे ये कॉल गई हमारी कहाँ पे, इधर आई, देखो यहाँ पे आ गई। क्यों यहाँ पे आई, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने /यूज़र लगा के रखा है और यहाँ से हम यूज़र को ही कॉल कर रहे हैं, और मेथड टाइप पोस्ट है तो ये पोस्ट मेथड को कॉल किया। ठीक, अब हम बॉडी के अंदर जेसन डेटा भेज रहे हैं, ये तो यहाँ पे यूज़ किया रिक्वेस्ट बॉडी और यूज़र को ऑब्जेक्ट पास किया। तो इस पर देखो कर्सर रखो, सारी डेटा मिल जाएगी, एज, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम, सब कुछ सेट कर दिया ऑटोमेटिक। अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक लाइन का कोड भी नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ी, हम बस मेथड क्रिएट किए, पैरामीटर पास कर दिए कि भैया ये यूज़र ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर डेटा मैप कर दो, वो कर दिया। ठीक, समझ गए। अब ये जो यूज़र सर्विस है इसका भी ऑब्जेक्ट देखो क्रिएट हो गया, यहाँ पे यूज़र सर्विस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और साथ ही साथ जो एरे लिस्ट हमने बनाया था उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, मतलब कि जितने भी डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट एट ए टाइम पे क्रिएट हो जाएंगे जब भी रिक्वायरमेंट होगी हमारी। तो इसी को बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कि डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाते हैं पेरेंट के साथ। समझ गए राहुल? अभिषेक कोई डाउट? क्लियर है सर। इसको एफेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे एफेक्ट किया तो ये डेटा क्या हुआ देखो। अब मेरे पास क्या मैसेज आया, यूज़र डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब मैं एक रिकॉर्ड और ऐड करता हूँ, अभिषेक। शॉर्ट नाम डाल देता हूँ, किसका नाम है घर का शॉर्ट नाम में? अभी किसी को बुलाता है कोई कि ऐसे ही? नहीं सर, कोई बुलाता नहीं है सर अभी नाम पे। बताओ। यस सर, बुलाते हैं। चलो इसको भी सेव करते हैं, इसको भी सेव किया, 2 रिकॉर्ड चले गए। चलो एक और सेव करते हैं, अभिषेक यादव, अभिषेक डॉट यादव। ठीक है, इसको भी सेव किया। अब डेटा सेव होते जा रहा है हमारा। हमें कोड कितना लिखना पड़ा भैया? 1 लाइन का कोड लिखना पड़ा। वो भी क्या है कोड? जो सर्विस को कॉल कर रहा है, सर्विस के मेथड को। कुछ लॉजिक ही नहीं लिखनी पड़ी। पहले क्या हेडक था, रिक्वेस्ट से निकाल लो, मॉडल में सेट करो, मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ हो गया। अब फेच करना है। फेच कैसे करेंगे? तो एक नया रिक्वेस्ट बनाते हैं यहाँ से। जस्ट इसी को मैं करता हूँ डुप्लीकेट, और इसको करता हूँ मैं गेट यूज़र क्रिएट। इसका टाइप क्या है? गेट टाइप है। गेट टाइप वाले को कॉल करेंगे, और यहाँ से नो बॉडी। क्यों नो बॉडी? यहाँ कोई पैरामीटर थोड़ी एक्सेप्ट कर रहा है भाई। पैरामीटर एक्सेप्ट करता अगर, तब तो हम पैरामीटर पास करते हैं।
ठीक है, और इसका टाइप है गेट, इस वजह से गेट यूज़ किया। इसको करते हैं सेंड, ये देखो सारे रिकॉर्ड क्रिएट हो गए, हमारे सारे डेटा मिल गए। एक नया सेव करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेंड, ये भी सेव हो गया। गेट करते हैं तो ये तीनों रिकॉर्ड तो होंगे ही होंगे, चौथा भी आ गया। समझ गए? यस सर। तो क्लियर हुआ, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एपीआईज क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें। सर एक तो ये थोड़ा नोटेशन और एक जो सॉफ्टवेयर है थोड़ा सा कम चलेगा। किस में डाउट है? एनोटेशन और एक वो जो आपने सॉफ्टवेयर दूसरा वाला यूज किया। ये इंसोम्निया टूल, यस सर। इसके बारे में तो मैं एक सेपरेट क्लास लूँगा। ये देखो बेसिकली करता क्या है, ये करता ये है कि पहले क्या था, हम जब एप्लीकेशन बनाते थे, कोई भी डिटेल सेव करनी होती थी तो फॉर्म बनाते थे HTML का, और उस फॉर्म के थ्रू डेटा को सेंड करते थे, सबमिट करते थे, चाहे जावास्क्रिप्ट से या फिर फॉर्म सबमिट के थ्रू करते थे। तो अब हम तो काम कर रहे हैं बैकएंड पे, हम लिख रहे हैं जावा का कोड, तो हम कहाँ जाएंगे HTML और JSP बनाने? तो हमें टेस्ट तो करना होगा ना, अपनी चीज़ों को चेक तो करनी होगी सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए API क्लाइंट आते हैं, पोस्टमैन और इंसोम्निया होते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो मैं यहाँ पे देखो इंसोम्निया टूल यूज़ कर रहा हूँ, इसका मैं लिंक भेज दूंगा, डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं, उसकी URL डाल देते हैं, उसके टाइप्स यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं वो डाल देते हैं, फिर जिस तरीके का डेटा भेजना है वो डाल देते हैं। जैसे अगर URL में डेटा भेजना होता है तो उसको भेजने का तरीका और होता है, तो हम बॉडी में भेज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हम बॉडी में भेज रहे हैं। वो इंटरनली क्या कर रहा है, लॉजिक परफॉर्म करके इसके अंदर सेट कर दे रहा है, ठीक। तो ये टूल का बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं, हमने जो API क्रिएट की है उसको टेस्ट करने के लिए। समझ में आया? सर गेट यूजर मीन्स वो वहां से गेट कर रहा है डेटा को। बिल्कुल, ये एंड तो दिस हमने क्रिएट किया ना। यहाँ पे देखो URL पास किया, जैसे JSP में क्या करते थे, हम देते थे ना बटन के क्लिक पे या जावास्क्रिप्ट के क्लिक पे बताते थे कि ये मेथड का टाइप क्या है, या डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी गेट को एक्सेस कर पाता था तो ब्राउज़र पे डाल देते थे। लेकिन पोस्ट के लिए हमें प्रॉपर एक्शन मैनेज करना पड़ता था, मेथड का टाइप देना पड़ता था, ये सब देना पड़ता था। वही काम देखो यहाँ भी कर रहे हैं, URL दे रहे हैं, मेथड का टाइप दे रहे हैं, उसमें अगर डेटा पास करना है तो वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, ये सब तो कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो ध्यान दो कि जावा में हमें कोड भी नहीं लिखना पड़ रहा है, सारा कुछ खुद से कॉन्फ़िगर हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट करना पड़ रहा है, खुद से बन रहा है, ऑटो वायर करके बस हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। हाँ सर ये एनोटेशन ठीक है। तो एनोटेशन देखो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे अगर इसकी इंफॉर्मेशन को खोलोगे यहाँ पे, तो एनोटेशन जो होता है कुछ इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है, लाइक एक कुछ कोड्स की इंटरनल ना कुछ कोड्स होते हैं, उसी के बिहाफ पे वो वर्क करता है। यहाँ पे देखो कुछ मेथड्स बना के रखे हुए हैं, उसी को वर्क करता है। इसका मैं एक क्लास लूँगा सेपरेट एनोटेशन का, जहाँ पे मैं प्रीडिफाइन एनोटेशन, कस्टम एनोटेशन बताऊँगा, और स्प्रिंग के ना कुछ पहले से जो एनोटेशन है उसके बारे में। जस्ट अगर डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ, रुको, डॉक्यूमेंट हो गया, मैंने एक लिस्ट बना के रखी हुई है वैसे एनोटेशन की, कि जो यूज़ होते हैं डिफ़ाइन करके, कोर की, वेब की। ये देखो ऑटो वायर यूज़ किए हैं अभी, और सबकी डिफिनेशन भी है साथ ही मिल जाएगी। ऑटो वायर यूज़ किया है, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट मैपिंग यूज़ किया है, रिक्वेस्ट बॉडी यूज़ किया है, तो और भी ये सारे एनोटेशन है ना, हम 1 बाई 1 यूज़ करेंगे। टेस्ट कंट्रोलर यूज़ किया है, ठीक है। तो ये एनोटेशन के बारे में मैं एक सेपरेट क्लास लेता हूँ। फ़िलहाल हम लोग अपने इस कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं जो अभी कर रहे हैं। ये मैं भेज दूँगा आप लोग को फाइल, ठीक है। किसी को कोई डाउट?
राहुल? नो सर। ठीक है, तो आप लोग ना टास्क नोट कर लो। टास्क सिंपल सा है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना और उसके अंदर ना क्रड बनाना पूरा, जो पैटर्न हमने फॉलो किया है ना, जो पहले से करते आ रहे हैं, बस उसी पैटर्न पे सर्विस पे एक एरे लिस्ट बना लेना और क्रड का बनाना। मैंने ये 2 के लिए तो बता दिया, बट आप लोग चारों करना, अपडेट और डिलीट भी करना इसी लिस्ट से, ठीक। और इंसोम्निया टूल डाउनलोड कर लेना, मैं अभी जस्ट सामने ही लिंक को शेयर कर देता हूँ।